हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो हमने कल जो शुरू किया था वो किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट, है ना। और साइंटिफिक मैनेजमेंट के हमने बेसिक 4 प्रिंसिपल्स पढ़े थे, बहुत सिंपल। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय टू इट्स ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। सिर्फ 4 प्रिंसिपल जो थे वो हमने कल पढ़े, जो लेकिन हम जानते हैं FW टेलर को मेनली उनकी प्रिंसिपल्स की वजह से नहीं, मेनली हम जानते हैं उनको उनकी टेक्निक्स की वजह से। उन्होंने जिस लेवल से काम करना शुरू किया और फिर वहाँ से जो इम्प्रोवाइजेशन लेकर आए, उसके पीछे उन्होंने जितनी टेक्निक डेवलप करी, हम वो स्टडी करने वाले हैं। आज हम उनकी सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है वो पढ़ रहे हैं, दैट इज फंक्शनल। ये क्या पढ़ रहे हैं? टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अगर हम देखें तो ये हमारी टोटल टेक्निक्स जो हैं 5 है। कईयों में वर्क स्टडीज़ को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है, तो उन बुक्स में ज़्यादा बनाई हुई हैं। अदरवाइज मेनली ये 5 ही टेक्निक्स हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। आज उसमें से हम एक ही टेक्निक पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी, हम यही बहुत डिटेल से करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट टेक्निक है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप या फंक्शनल सुपरविजन भी इसको कहा गया है। फंक्शनल फॉर्मेनशिप कह लीजिए या फंक्शनल सुपरविजन की बात अगर हम इसको कह लें, तो ये भी इन्होंने कहा। फंक्शनल फॉर्मेनशिप का मतलब क्या होता है? देखिए, वहाँ पर उन्होंने ये माना कि कोई भी वर्कर कैसी परफॉर्मेंस देता है, कितना प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के अंदर अपना काम दिखाता है, इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो होगा वो सुपरवाइज़र का होगा। तो उन्होंने ये माना मेनली FW टेलर ने कि वर्कर की जो परफॉर्मेंस है दैट इज द फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर। कि आपको सुपरवाइजर किस तरीके का मिलता है, इस चीज़ पर ये डिपेंड करता है कि वर्कर्स जो है काम की क्वालिटी और क्वांटिटी कैसे डिलीवर कर पाता है। इसको आप एक नॉर्मल लगा कर देख लीजिए। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम चल रहा है, वर्कर्स काम कर रहे हैं, सुपरवाइज़र जो है वो बहुत लापरवाह है, कभी टाइम से आता नहीं है या वो देखता नहीं है कि वर्कर क्या कर रहे हैं, कितनी देर का ब्रेक ले रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। एक दूसरी साइट पर काम देख लें, वहाँ पर भी वर्कर्स लगे हुए हैं, लेकिन सुपरवाइज़र जो है वो बहुत सही अपना काम कर रहा है, खुद भी टाइम से आ रहा है, चीज़ें वेल प्लान करके रखता है कि आज मुझे कितना काम कराना है, रेस्ट इंटरवल कितने होने चाहिए, चीज़ें कैसे चलनी चाहिए। सुपरवाइज़र अपने सब कामों का, अपनी प्लानिंग का, फिर जब काम चल रहा है उस चीज़ को देखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। देखिए, हम सारे वर्कर्स को एक जैसा भी मान ले तो ये देखा गया सिर्फ सुपरवाइज़र बदलने से काम के रिजल्ट बदले जा सकते थे, सिर्फ सुपरवाइज़र बदलने से। तो इन्होंने ये चीज़ देखी कि सुपरवाइज़र का रोल वर्कर्स की परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा रहता है। ये भी हम मान लेते हैं, हमेशा सब चीज़ें हमेशा के लिए नहीं होती मैनेजमेंट में। जब हम बात करें, क्योंकि सोशल साइंसेज में आ जाते हैं, तो हम जो बात करते हैं वो मेजर ऑफ टाइम ऐसी तरीके से चीज़ें चल रही हैं कि सुपरवाइज़र के काम के ऊपर आपके वर्कर्स की परफॉर्मेंस डिपेंड कर रही है। अब इन्होंने माना कि सुपरवाइज़र का अच्छे से काम करना बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम की क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करने के लिए, एक बात। लेकिन दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि सुपरवाइज़र को जितने काम करने होते हैं वो सारे के सारे एक ही पर्सन कर पाए। सुपरवाइज़र के पास जो इतने सब काम हैं उन सब में कोई एक पर्सन एक्सपर्ट हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए उन्होंने सुपरवाइज़र के काम को ही अलग अलग फंक्शंस के बेसिस पर डिवाइड कर दिया। इसीलिए इसको बोला गया फंक्शनल सुपरविज़न या फॉरमैनशिप। जो वो फॉरमैन था, सुपरवाइज़र था, हमने उसी के काम को फंक्शंस के बेसिस पर डिवाइड कर दिया और एक सुपरवाइज़र की जगह, एक फॉरमैन की जगह पर हमने 2 ब्रांचेस बनाई और उनमें 8 जो है सुपरवाइज़र रखे, ताकि वो अपने अलग अलग सभी कामों को पूरी एक्सपर्टाइज से कर पाएँ। यही थी फंक्शनल फॉरमैनशिप या फंक्शनल सुपरविज़न। दिस प्रिंसिपल इज सेड टू बी, इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ
एक्सपेंशन किसका है? हमने जो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स पढ़े थे, एक्सपेंशन ऑफ फ्यूल्स, डिवीजन ऑफ वर्क। ये डिवीजन ऑफ वर्क जो है उसका एक्सपेंशन है, वहाँ पर वो भी स्पेशलिस्ट की बात करते हैं, स्पेशलाइजेशन की, और इन्होंने भी यही कहा कि स्पेशलिस्ट जो हैं वो होने चाहिए काम को करने के लिए, बजाय कि एक फॉरमैन या एक सुपरवाइज़र के। हमें फॉरमैन और सुपरवाइज़र के काम को अलग अलग डिवाइड कर देना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा कि जो भी फैक्ट्री मैनेजर या फॉरमैन होता है उसके काम को दो पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया। एक जगह प्लानिंग का काम होगा और दूसरा सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन। अब ये डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग चल रही है, और प्लानिंग के लिए भी उन्होंने 4 अलग अलग जो है लोग रखे। सबसे पहले का जो काम था वो था रूट क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड पोस्ट क्लर्क, डिसिप्लिन ऑफिसर। तो ये चारों जो थे ये काम कर रहा है प्लानिंग का। अब हम इनका अलग अलग से फंक्शन देख लेते हैं। रूट क्लर्क का काम, रूट क्या होता है? जो कि रूट सीक्वेंस ऑफ वर्क डिसाइड कर रहा है। उन्होंने सुपरवाइज़र की एक पोस्ट होती थी उसको ख़त्म करके उसकी जगह 8 लोगों को लेकर आए। ये क्या बात हुई? एक बंदे की जगह पर 8। उन्होंने कहा एक सुपरवाइज़र जितने लोगों को कर सकता है, 8 से हम बहुत सारे लोगों को तो जो है काम करवा पाएंगे अच्छे से। एक उन्होंने रूट क्लर्क की पोस्ट रखी। रूट क्लर्क का काम क्या होता था? सीक्वेंस ऑफ वर्क। मेनली क्या है? ही हैज़ टू डिसाइड सीक्वेंस ऑफ वर्क दैट इज़ गोइंग टू बी डन। वो जो करा जाना है उस काम का सीक्वेंस, की पहले ये काम करना है फिर ये करना है। इसका काम सिर्फ इतना होता था कि वो वर्कर्स को काम किस सीक्वेंस में किया जाना है ये स्टेप वाइज क्लियर करता था। दैट्स इट। ये हुआ रूट क्लर्क। फिर है इंस्ट्रक्शंस कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम जो होता था, काम को करने के लिए जो भी डूज और डोंट्स हैं, जितने भी काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस चाहिए रहती हैं, इंस्ट्रक्शन कार्ड का काम होता था सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स के लिए वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो तैयार करना। 2 काम हो गए। आप ये सोचिए कि हज़ारों वर्कर्स जो हैं हर रोज़ फैक्ट्री में आ रहे हैं काम करने के लिए, तो एक उनको 4 डेस्क के सामने से गुजरना है। एक डेस्क पर जो क्लर्क बैठे हुए हैं वो उनको काम के सीक्वेंस बताने वाले हैं, दूसरे पर उनको उनकी इंस्ट्रक्शंस मिल जाने वाली हैं, इंस्ट्रक्शन का। टाइम एंड पोस्ट क्लर्क, जो भी आपको काम दिया गया है उसके अंदर आपको कितना स्टैंडर्डाइज्ड टाइम लेना है और किस पोस्ट पर उसको पूरा कर देना है, ये आपका असाइन किया जाएगा। और लास्ट है डिसिप्लिन। जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन आप फॉलो करो, इसकी जिम्मेदारी, उनको करवाने की जिम्मेदारी डिसिप्लिन ऑफिसर की रहेगी। तो वर्कर्स के बीच में डिसिप्लिन रहेगा, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को अडेयर करेंगे, वो उनको फॉलो करेंगे, ये हम देख रहे हैं। तो ये हमारी प्लानिंग में हो गई रूट, इंस्ट्रक्शन, टाइम एंड पोस्ट एंड डिसिप्लिन ऑफिसर। अब ये हुआ कि ये तो हमारी प्लानिंग हो गई। एक ने सीक्वेंस बताया, एक ने डूज डोंट्स क्लियर करे, ठीक है, एक ने कितना टाइम पोस्ट लगेगा और एक ने ये देखा कि हम डिसिप्लिन में काम करेंगे। अब बारी शुरू होती है प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में भी 4 लोग रखे गए। एक है गैंग बॉस। गैंग बॉस की जिम्मेदारी रहती थी जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनको अपने काम करने के लिए जो भी मशीनरी, टूल्स वगैरह चाहिए ये सब प्रॉपरली अरेंज करके रखेगा ताकि उन लोगों को काम करने में आसानी रहे। तो गैंग बॉस की मेनली जिम्मेदारी होती थी, उसको हम बना देते थे कि जितनी भी मशीन्स और टूल्स हैं वो सब वर्किंग कंडीशन में हैं और अवेलेबल रहेंगे, इसकी जिम्मेदारी गैंग बॉस की थी। उसके बाद एक होता था स्पीड बॉस। नाम से ही है, काम जो भी चल रहा है उसका काम ये इंश्योर करने का होता था, क्योंकि ये रियल वर्क इन्वायरमेंट में काम कर रहा है। ये तो चारों प्लानिंग करें और बाहर बैठे हैं फैक्ट्री में जहाँ काम चल रहा है, अंदर नहीं जाने की ज़रूरत है।
गैंग बॉस कौन होता था? उन्हीं वर्कर्स में से एक पर्सन को गैंग बॉस बना दिया मान लीजिए, या कोई अलग पर्सन हुआ, उसकी जिम्मेदारी उन वर्कर्स को जो भी चीज़ें चाहिए बस उनको अरेंज करने की है, ताकि बाकी और सब चीज़ों में पड़े बिना अपना काम पर ध्यान दें। फिर स्पीड बॉस को सिर्फ ये इंश्योर करना था सभी लोग अपना काम स्पीड से कर रहे हैं, जो स्पीड होनी चाहिए। टाइम क्लर्क ने बताया था कि ये जो है काम 5 घंटे में पूरा हो जाना चाहिए। स्पीड बॉस ये इंश्योर करेगा कि हर आवर में, ठीक है, काम ठीक तरीके से चल रहा है, जिस रिक्वायर्ड स्पीड से काम चलना चाहिए उससे चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। ये स्पीड बॉस हो गया। इसके बाद है एक है रिपेयर बॉस। इनके नाम में ही आ रहा है रिपेयर बॉस। इनकी जिम्मेदारी होती थी कि वर्कर्स अपने काम को ठीक तरीके से करें। इसके लिए ज़रूरी था उनकी जो मशीन और इक्विपमेंट्स हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसको ठीक करने की जिम्मेदारी रिपेयर बॉस की। देखिए मशीन और टूल्स का नाम गैंग बॉस में भी आया है, और मशीन और टूल्स का यहाँ पर उनको अवेलेबल कराने की जिम्मेदारी, उनको वर्किंग कंडीशन में रखने की जिम्मेदारी तो है गैंग बॉस की, और उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगी वर्किंग कंडीशन में भी उनको रखने की जिम्मेदारी ये रहेगी रिपेयर बॉस की। तो गैंग वो रेडी फॉर वर्क है कि जब भी उनको काम की ज़रूरत पड़े गैंग बॉस वो चीज़ें रखेगा। कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, उनको ठीक नहीं काम कर रहे हैं, उनको वर्किंग कंडीशन में रखने की जिम्मेदारी रिपेयर बॉस की है। तो मशीन एंड टूल्स तो है ही है वर्ड, लेकिन एक वर्ड आ रहा है रेडी और एक आ रहा है वर्किंग कंडीशन। रेडी रखने की जिम्मेदारी है गैंग बॉस की और वर्किंग कंडीशन में करने की जिम्मेदारी है रिपेयर बॉस की। लास्ट जो आ रहा है वो पोस्ट आती है इंस्पेक्टर। जैसा कि नाम से ही है, इंस्पेक्टर सुपरवाइजर की जगह पर आया वो क्लर्क था जिसको ये इंश्योर करना था कि जो भी काम हुआ है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी की। मान लीजिए एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही है, उन्होंने सभी वर्कर्स को 10 यूनिट प्रोड्यूस करने की दी हर रोज़ की। इंस्पेक्टर को ये चेक करना है कि जो भी उन्होंने यूनिट्स बनाई है मैन्युफैक्चरिंग करके दी है उन सब की क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड है या नहीं है, ये चेक करने की जिम्मेदारी गई इंस्पेक्टर। पहले कहीं ना कहीं ये 8 काम एक सुपरवाइज़र कर रहा था। उन्होंने कहा कि इतने सारे सुपरवाइज़र आपने रखे हुए हैं और हर एक सुपरवाइज़र 8 काम कर रहा है, इसकी जगह पर आप 8 सुपरवाइज़र करें लेकिन काम एक करें। डिवीज़न ऑफ वर्क में भी तो यही कहा ना, तो इसलिए कहा गया इट इज़ अ एक्सपेंशन ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क, कि हमने एक ही पर्सन से 8 काम करवाने की जगह पर 8 लोग रखे सुपरवाइज़र के काम करने के लिए। और ये अगर हम ध्यान से देखें, ये 8 के 8 क्लर्क सुपरवाइज़र के ही काम का एक हिस्सा कर रहे हैं, क्योंकि ये उस काम को बार बार करते जाएंगे तो उम्मीद करी गई कि काम की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन को आने। अब ये जो वर्कर्स होते थे, यहाँ पर जगह नहीं बची है इसलिए मैं थोड़ा सा ही बना दूँगी। अब ये वर्कर्स जो हैं सभी के सभी जो भी क्लर्क हैं जिनकी डायरेक्टली ये इनके ऊपर सुपर रोल प्ले कर रहे थे वर्कर्स के ऊपर। तो एक वर्कर्स जो है या बहुत सभी वर्कर्स हैं उनको इन 8 बॉसेस को फेस करना पड़ रहा है। अब एक के ऊपर अगर एक से ज़्यादा बॉस हो तो बताइए कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ? यूनिटी ऑफ कमांड। तो यहाँ पर इन्होंने फ्यूल्स के इस प्रिंसिपल को एक्सपेंड किया, बट दिस प्रिंसिपल वायलेट्स ये आपके जितने भी आपके वाइवास होते हैं, जितने प्रैक्टिकल्स होते हैं बिजनेस स्टडीज़ के, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा प्रिंसिपल जो है वो वायलेट होता है फंक्शनल सुपरविजन में, या कौन सा फॉलो होता है। तो ये वायलेट कौन सा प्रिंसिपल रोल करता है? यूनिटी ऑफ कमांड। कहाँ तो वो कह रहे थे कि एक पर्सन के ऊपर एक ही इमीडिएट बॉस होना चाहिए, लेकिन इन्होंने यहाँ पर स्पेशलाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए एक से ज़्यादा बॉसेस रखे। कौन से ठीक है कौन से गलत है हम इस चीज़ में नहीं जाते हैं, चीज़ें गलत सही नहीं होती हैं, वो एक पर्सपेक्टिव में ठीक होती हैं, दूसरे में गलत हो सकती हैं। यहाँ पर अगर देखिए स्पेशलाइजेशन ज़्यादा बड़ी चीज़ थी, अगर तो इस चीज़ से भी अच्छे रिजल्ट निकाले। तो ये टेक्निक बोली गई फंक्शनल फॉर्मेनशिप। तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप में हमने फॉरमैन के काम को 2 कैटेगरी और 8 बॉसेस में डिवाइड कर दिया, ये मानते हुए किया कि परफॉर्मेंस वर्कर्स की अच्छी करनी है तो काम सुपरविज़न को अच्छा करना पड़ेगा। सुपरविज़न काम अच्छा करे इसलिए उसको सारे काम देने की बजाय पर आप काम का एक हिस्सा दो। एक को बताना है कि रूट क्या रहेगा काम करने को, एक को सिर्फ इंस्ट्रक्शन देनी है, एक को स्टैंडर्डाइज टाइम और कॉस्ट बताना है, और एक को ये इंश्योर करना है आपके वर्कर्स जो हैं वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते रहे, डिसिप्लिन ऑफिसर। ठीक है, इसकी छोटी छोटी की भी बना सकते हो। ठीक है, RITD। ठीक है,
ये आप याद कर लीजिए, ये तो है प्लानिंग के। इसी तरीके से GSRI जो है ये आपके जो है प्रोडक्शन के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जी गैंग बॉस हो गया। गैंग बॉस की जिम्मेदारी क्या थी? रेडी रखना आपको, जब भी चीज़ों की, टूल्स की, मशीनरी की, मटेरियल की ज़रूरत हो, रेडी रखना है। तो आप गैंग बॉस हो, पूरे गैंग को, टोली नायक जिसको बोल रहे थे, उसकी जिम्मेदारी ये थी वर्कर को हर वो चीज़ जो चाहिए वो रेडी रखेगा। उनको काम की वजह से, काम जो है उनका काम इसलिए नहीं रुकेगा कि मटेरियल, मशीन, टूल्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो रेडी रखने की जिम्मेदारी है। दूसरी चीज़ हमने स्पीड बॉस, टाइम पर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो रिक्वायर्ड स्पीड आनी चाहिए थी ये। फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर रिपेयर बॉस, रिपेयर बॉस का काम था टूल्स एंड मशीनरी, मैंने पहले भी कहा, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी, उनको, ठीक है, रेडी रखने की जिम्मेदारी गैंग बॉस, और उनको वर्किंग कंडीशन में रखने की जिम्मेदारी रिपेयर बॉस। इंस्पेक्टर जिम्मेदारी क्या ले रहा है कि काम की क्वालिटी और क्वांटिटी वैसी ही है जैसे डिसाइड करी गई थी। और ये 8 के 8 बॉसेस हर एक वर्कर्स को जो है अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, यूँ कह लीजिए उनको सुपरवाइज़र की जो भी काम है उनका वो कर रहे हैं। ये हमारी टेक्निक हुई फंक्शनल फॉर्मेशन। और इसमें एक चीज़ बहुत सिंपल सी मैं बताती हूँ, अगर आपको ये करना है, आप बिल्कुल हेडिंग पढ़ के और फिर एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो। आप एक काम करिए, पहले एक्सप्लेनेशन पढ़िए, बाद में हेडिंग पढ़ कर देखिए क्या आपको एक्सप्लेनेशन से पता चल रहा है ये कौन से बॉस के बारे में। आप कभी भी हेडिंग बाद में पहले पढ़कर एक्सप्लेनेशन मत पढ़िए, आप पहले एक्सप्लेनेशन पढ़िए, फिर अगर आप हेडिंग पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको अपने आप पता चल जाएंगी कि हमें एक्सप्लेनेशन समझ के ये समझ में। और जब भी आप कभी लिख रहे हैं तभी भी यही करके देखिए कि मैंने कितना बढ़िया कंटेंट लिखा है, क्या सिर्फ एक्सप्लेनेशन पढ़कर ये पता चल रहा है कि ये कौन सी चीज़ के बारे में हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम बस यही टेक्निक कर रहे हैं, ये हमारी फर्स्ट टेक्निक हुई और ये काफ़ी लेंथी थी, इसलिए आज हम एक ही कर रहे हैं। कल शायद इन वन गो बाकी जो 4 टेक्निक्स हैं वो हम कर लेंगे। आज के लिए यही है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। ये भी समझिए टेक्निक्स और प्रिंसिपल में क्या फ़र्क होता है। प्रिंसिपल सिर्फ जनरल गाइडलाइंस देते हैं, वो नहीं बताते काम करने का तरीका। टेक्निक्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट और रिजिड होती हैं, जो काम करने का तरीका बताती हैं। वो सिर्फ एक फ़िलॉसफी, रेडीमेड सोल्यूशन कुछ नहीं दिया उन्होंने, आइडियोलॉजी है कि आपको डायरेक्ट करने के लिए वो आपके बताई गई जनरल गाइडलाइंस। यहाँ पर ये काम करने का एग्जैक्ट तरीका बता रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए। थैंक यू।